सो हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि अब आगे का रास्ता तय करने वाला है कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से चलेगी। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों सीख ली तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट्स है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सब कुछ अब आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें बच्चों। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका स्वागत है, और साथ में बच्चों डिस्क्रिप्शन में या आप ये देख ही रहे लिंक, इस पे जाइए और यहाँ पे आजकल सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कोर्स चल रहा है बच्चों क्लास 11 में। अगर आप क्लास 12th में हैं या आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है बच्चों अपने आप को जो इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का। दोस्त डोंट मिस दोज क्लासेस और फटाफट बच्चों ये सब करें। ये इतना सब कुछ ख़त्म हो चुका है प्यारे बच्चों, बस केवल आपको पढ़ने की जिद होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, हम तो आपके लिए बिल्कुल जिद्दी बने बैठे बच्चों की सब कुछ दे कर रहेंगे आपको। आप कितना लेते हैं ये आपकी जिद पे डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे नाम में ही बोला गया है कि कुछ यहाँ पर कंडीशन होगी। क्या होगी बच्चों? कुछ कंडीशन रहेगी। तो कंडीशन ऐसी होती कि ये हो गया तो फिर क्या, ऐसा होने के बाद किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं बच्चों। तो जैसे कि एक सिंबल बच्चों यहाँ पर यूज़ होता है PA/B, ऐसे लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग आपको आज समझने की बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइप के सिंबल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी किसका? इवेंट ए का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी बी हो चुका है तो ए के होने की क्या संभावना है। फिर से मैं एक बार आपको इस बात को यहाँ से बता देता हूँ बच्चों कि इवेंट बी हो चुका है, फिर उसके बाद इवेंट बी होने के बाद इवेंट ए होने की क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी जो आज तक चलती आई बच्चों, उसमें यही कुछ बातें होती रही हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अब सोचिए कि बी इवेंट हो चुका है और ए के होने की क्या संभावना है, ये डिफाइन कैसे किया जाएगा? ये आखिर डिफाइन कैसे किया जाएगा बच्चों? अब क्योंकि बी तो हो ही चुका है तो नीचे P ऑफ B रहेगा, क्योंकि अब B हो चुका है बच्चों, तो B में से ही A के होने की संभावना यहाँ पर निकाली जा रही है। तो ऊपर होगा कि वो पोर्शन ऑफ B जिसमें A कॉमन हो। अरे भाई बात समझिए, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों कि ये है आपका A इवेंट और ये है आपका B इवेंट। अब B इवेंट मान लीजिए हमारा ये वाइट वाला है प्यारे बच्चों। B इवेंट इज दिस वाइट वन, ये वाइट वाला हमारा B इवेंट है। अब इस B इवेंट में जब ये पूरा B हो चुका है और A के लिए फेवरेबल पार्ट कौन सा होगा दोस्तों बताइए? जब B में से, अब ये तो टोटल में भी नहीं आएगा क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि B हो चुका है, तो टोटल तो B ही की तरीके से यहाँ पर एक्ट करेगा। टोटल तो ये पूरा B ही एक्ट करेगा आपका, लेकिन यहाँ पे फेवरेबल तो वो A का पार्ट है जो B के होने के बाद हो। तो वो कौन सा पार्ट है दोस्तों बताइए? वो कौन सा पार्ट है जो B होने के बाद A हो? तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है? क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये वही पार्ट है बच्चों जो कि B और A के बीच में कॉमन होगा, क्योंकि वो B में भी होना चाहिए और हमारा फेवरेबल तो A ही है, वो पार्ट जो B के होने के बाद हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर ये रेड वाला पोर्शन बच्चों, यहाँ पर ऊपर रेड वाला पोर्शन लिखा गया है, दैट इज A इंटरसेक्शन B, और नीचे जो ब्लू पोर्शन था बच्चों B ब्लू पोर्शन था बच्चों B, वो नीचे की तरफ होगा, विच इज़ कॉमन। A इंटरसेक्शन B आप समझते ही हो, और इसीलिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के पहले सेट वाले चीज़ें की थी। अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं कर रखी तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई होप कि दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी आसान है।
अब कई बार क्या होता है, ए और बी होने की संभावना निकालनी होती है, जैसे कि ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। समझिए, कई बार ए भी हो और बी भी हो, कि ए हो और बी हो, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि पहले बी हो जाए, और फिर हम लिखते हैं कि जब पहले बी हो जाए तो फिर बी हो चुका है तो फिर ए हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आए कि ए भी हो और बी भी हो, तो पहले तो हमने कहा बी हो जाए, अब बी हो चुका है तो ए हो जाए, तभी तो होगा इंटरसेक्शन बी। बोलिए भाई। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या मैं पी बी इंटरसेक्शन ए को एक और तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों की, मैं पहले बोलूँ कि ए हो जाए, अब मैं कहना चाहता हूँ कि ए हो चुका है, ए हो चुका है तो बी हो जाए, तो ये हुआ। तो फिर आप इस पी बी बाई ए को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बोलिए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बोलिए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। पी बी इंटरसेक्शन अपॉन पी ए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया कि जब ए हो गया हो तो उसके बाद बी के होने की संभावना। ये क्या है? जब बी हो चुका हो तो ए के होने की संभावना। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये दोनों प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी है बच्चों। अब मान लीजिए 3 इवेंट होने की संभावना एक साथ, कि ए भी हो जाए, बी भी हो जाए, सी भी हो जाए, तो वो किस तरीके से किया जाएगा? तो लेट अस स्टार्ट कि सबसे पहले ए हुआ। अब सोचिए इसको कैसे लिखेंगे आप? ए हो चुका है मेरे दोस्तों, ए हो चुका है। अब बी के होने की संभावना आप लिखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी में से आए। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ए हो चुका है तो बी आए, है ना? ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ए हो चुका है तो बी आए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कैसे करोगे? पहले ए हो जाए, फिर ए होने के बाद बी हो जाए। अब सोचिए, अब इस समय तक क्या क्या हो चुका है आपके लिए? ए बी हो चुका है, अब आपका सी हो बच्चों। लेकिन कब? जब ए और बी दोनों हो चुके हों। तो ये है आपका 3 इवेंट के जो है एक एक करके होने की संभावना। पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए इंटरसेक्शन इंटू पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। तो 4 के लिए भी लिख लोगे? बोलो बच्चों, 4 के लिए भी आप लिख लोगे अब? तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि पहले पी ए हो जाए, फिर बी तब हो जब ए हो जाए, अब सी तब हो जब दोनों ए और बी हो जाए। तो दोनों कैसे होते हैं? इंटरसेक्शन से होते हैं दोनों, ए एंड बी देन सी, ए एंड बी देन सी। अब सोचिए डी का होना है, लेकिन उससे पहले ए बी और सी सब हो जाए बच्चों। तो ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन, मैंने आपको पढ़ा दिया है। 4 इवेंट्स के लिए अगर आप लिख सकते हो तो आई होप कि आप n इवेंट्स के लिए भी लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन बढ़ते रहेंगे बच्चों, जो जो होते जाएंगे उनके इंटरसेक्शन लेते रहेंगे आप, और आगे आप जो है इवेंट्स को इस तरीके से लिखते रहेंगे। तो ये आपने जब बड़ा फॉर्म सीख लिया ना बच्चों, तो ये छोटा फॉर्म तो कुछ भी नहीं है। बोलिए, छोटा फॉर्म कुछ है? अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स हैपनिंग व्हेन वाई हैज ऑलरेडी हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हैपनिंग व्हेन वाई हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? कि वाई को पहले हो जाने दो। क्या बोलोगे नीचे? कि y को पहले हो जाने दो, फिर जब y हो चुका हो तो x को होने दो विद इंटरसेक्शन y। क्लियर है? y को पहले हो जाने दो, फिर x इंटरसेक्शन y। यही सीखा आपने? यही सीखा? बोलो बच्चों, यही सीखा। ठीक है, y और x में जो कॉमन है। तो आई होप कि यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ वी आर रेडी टू crack them all बच्चों, crack all the questions. So let us start with the first question with very easy question बच्चों, so that you should know कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो पी ए आपको हाफ दिया है बच्चों यहाँ पर, और पी बी आपको 1/3 दिया है। एंड आई वांट कि आप बिल्कुल धड़ल्ले से क्वेश्चन को कर डालें। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 बच्चों। एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ ए बाई बी।
एंड देन इज द सेकेंड पार्ट बच्चों पी बी बाई ए, ठीक है, एंड देन देयर इज द थर्ड पार्ट बच्चों पी ए डैश बाई बी, एंड देन देयर इज द फोर्थ पार्ट पी ए डैश बी डैश। अब मज़ा आ जाएगी आपने अगर ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर लिए ना बच्चों, तो जीवन में आपको इससे बेहतर आनंद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा आपके पास है। जस्ट यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन हाउ टू फाइंड आउट ईच वन ऑफ देम। तो पहला तो आपने बिल्कुल डेफिनेशन से सीख रखा है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आपको ए डैश बी डैश और इन सब की ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं पहले पी ए डैश निकाल लेते बच्चों। तो पी ए डैश विल बी 1 माइनस पी ए बच्चों। तो आई होप कि आप इसको समझ गए, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। सो पी बी डैश की भी आपको कल को ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों, एंड दैट इज़ नथिंग बट 1 माइनस पी बी बच्चों, एंड पी बी इज़ 1 माइनस 1/3 करेंगे तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा बच्चों। अब जो जो चीज़ों की जैसे जैसे जीवन में ज़रूरत पड़ेगी वी विल बी स्टार्टिंग एंड डूइंग दोस पार्ट्स। तो अब पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, ठीक है, दैट इज पी ए बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा आप, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों एंड डिवाइडेड बाई पी बी। बोलिए ये सत्य है कि नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बच्चों 1/4 है एंड द पी बी वॉज नथिंग बट 1/3। तो यहाँ से नीचे से ये ऊपर उठ के पहुँच चुका है और ये 3/4 क्या आपका आंसर आ चुका है बच्चों, पी ए बाई बी। बोल दीजिए आया 3/4 कि नहीं। क्या आपको प्रोबेबिलिटी इतनी मुश्किल लग रही है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का हवा है मार्केट में बच्चों, बस हवा है, हवा। इट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर। हवा, हवे से डरे ना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की बात करें या ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, दोनों सेम होता बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों इस बात को पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर आपके पास है 1/4 और नीचे दिख रहा है हमें 1/2। तो ये 2 पहुँच गया ऊपर, तो 2/4 इज बिकमिंग 1/2। वाह, ऑसम मैन, ऑसम। मज़े आ गए जीवन में बच्चों। एंड लेट्स कम टू थर्ड, दैट इज पी ए डैश बाई बी। अब क्या करेंगे आप, ये तीसरा पार्ट सोचिए, थोड़ी देर सोचिए सोचिए सोचिए। इसीलिए आपको सेट थ्योरी पढ़ाई गई बच्चों, सेट वाले क्वेश्चंस कराए गए इससे पहले, कि अब आपको समझना है कि ये पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बिकॉज हमें तो पी बी पता है, क्या हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता है कि नहीं। और उसके लिए हम लोगों को अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती बच्चों, ठीक है, ये आप जानिएगा, तो हम लोग सेट बनाते हैं बच्चों, वेन डायग्राम बना के उसको करते हैं। ये आपको बात पता ही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नीचे पी बी लिख रहे हैं, जिसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान है बच्चों। पी बी का आंसर है हमारे पास, लेकिन ये क्या बला होती है इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रट्टू तोता नहीं है हम लोग इसे डायरेक्ट समझेंगे बच्चों। तो बी देखो इतना ही होता है। ये वाला पोर्शन आपको निकालना है मेरे दोस्त, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। यही है जो ए में नहीं है पर बी में है, यही है जो ए में नहीं है पर बी में है। ये कहना क्या चाह रहा है, जो ए में नहीं है पर बी में है, तो हमें पीले वाले कलर से दिख गया बच्चों। अगर आप बी में से, अब सोचिए इसको करना कितना आसान है, अगर आप बी में से इस ए इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देते हैं तो ये यही आता है। अब ये पी बी है नीचे, इसको अब हम एक फॉर्मूले की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, ये देखिएगा आप, इसको देखिएगा, ये देखिएगा ये क्या बन गया है बच्चों, ये पी ए डैश बाई बी, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती एग्जामिनेशन में। तो पी ए डैश एंड व्हाट इज दिस बच्चों, बी के होने के बाद ए की संभावना। तो क्या आपने एक चीज़ देखी बच्चों, यहाँ पर पी ए डैश बाई बी इज नथिंग बट पी ए बाई बी, यहाँ पर तो आ गया है रिजल्ट। ये क्या है, ये पी ए बाई बी है, तो यानी कि ए डैश बाई बी को हम लोग 1 माइनस पी ए बाई बी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लग तो यही रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला तो प्रूव किया गया है बाई वेन डायग्राम। तो पी ए बाई बी की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, दैट इज़ 3/4। तो 1 माइनस 3/4 प्यारे बच्चों। तो ये अब आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज़ 1/4, दैट इज़ योर आंसर। तो औसम तरीके से आपने एक चीज़ सीख लिया, मतलब कहीं लिखा हो पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी,
तो क्या वो 1 होता है? तो आप बिल्कुल बोलोगे क्यों नहीं होता है। तो चलिए इसको आप जैसे आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कभी कि क्या ये 1 होता है, आपको प्रूव करना है, याद भी रखना है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और इसको क्या लिखोगे आप? P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब A डैश इंटरसेक्शन B क्या होता है ये आपको बताया गया अभी। तो फिर से वही आप ये लिखोगे PB माइनस, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? वही बात है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं बच्चों, कि अगर आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि नया नया सा कुछ हुआ है यहाँ पर। तो PB में से आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इनको PB को PB से अलग कर दें आप, और इस PB को यहाँ कर दें बच्चों, तो ये कट गया, और PB बाई PB जो होता है दैट इज़ 1। तो PA बाई B प्लस PA डैश बाई B जो होता है दैट इज़ 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर PA डैश बाई B डैश करने की कोशिश करने जा रहे हैं। PA डैश बाई PB डैश, ये कौन सा नंबर था बच्चों क्वेश्चन का? चौथा पार्ट। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश चाहिए आपको, और ये PB डैश। अच्छा, जब ये दोनों तरफ डैश डैश लगे रहते हैं ना ये डैश लगे रहते हैं, जैसे A यूनियन B कहीं दिया है आपको, तो A यूनियन B का डैश जो होता है ना बच्चों, आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, तो दैट बिकम्स A डैश B डैश। सो फाइंडिंग दिस इज़ क्वाइट ईजी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे P ऑफ, अब समझते रहना आप, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का बार, और ये PB बार है, ठीक है। तो ये यूनियन B का बार है, विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B अपॉन PB बार की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो हमें टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 माइनस यहाँ लिखेंगे आप PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB डैश। तो ये हो गया आपका 1 माइनस PA, ये हो गया आपका माइनस PB, और ये हो गया आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB डैश। अब सबकी वैल्यूज़ पता है, उठा उठा के रख दो। तो PA की वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चों? PA की वैल्यू 1/2, 1/2। PB की वैल्यू पे जाएंगे आप तो कितना भाई? 1/3। A इंटरसेक्शन B में जाएंगे आप 1/4, और PB डैश, PB कितना था? 1/3 था, ये 2/3 है। तो अब सब कर लो भाई, 4 3 12 की 3 2 6, तो 12, ठीक है। तो यहाँ 12 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 12 इंटू 2/3, तो 3 4 जा 12, तो नीचे तो आ गया 8 दोस्तों, ऊपर आया 6, 6 प्लस 3 9, 9 में 4 गया, तो 5/8 इज़ योर आंसर। 5/8 इज़ योर आंसर। तो समझ में आई बात, पूरी कहानी समझ में आई आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सब आपको करना आना चाहिए बच्चों। ये सब आता है तो फिर इस तरीके के वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। तो PB डैश बाई A डैश, तो बताइए भाई ये कैसे होगा मेरे दोस्तों? PB डैश बाई A डैश कैसे होगा? PB डैश बाई डैश कैसे होगा? करिए करिए करिए। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनते रहिएगा। A डैश है नीचे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही तो करना है। तो अब आपको क्या करना है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये चीज़ आप निकाल चुके हो। PA डैश, भाई ये जो सारा तीन झाम किया है आपने ये ऊपर, ये तो इसी चीज़ का तीन झाम था, है ना। तो ये वाला पोर्शन आप निकाल चुके हो, इसको काश मैंने अच्छे से निकाला होता। तो 1 माइनस 1/3, तो थोड़ा समय बचता आज। तो 2 + 1 3/4 माइनस 1/3, तो ये 9 माइनस 4
बाई 12, तो दैट इज़ 5 बाई 12, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ 5 बाई 12, और जो ए डैश है वो हम लोग शायद निकाल चुके हैं बच्चों। कहाँ निकाला, ये रहा हाफ, तो यहाँ हाफ कर दीजिए आप, और 2 6 12, दिस इज़ 5 बाई 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो सारे पार्ट हम लोग कर चुके हैं प्यारे दोस्तों, 5 बाई 6 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का करेंगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करेंगे तो आपको भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगी आपको। तो 0.3, देन पी बी बार बच्चों दैट इज़ 0.4, देन आपका पी ए बार बाई बी इज़ इक्वल टू 0.5, देन आपको क्या करना है, फाइंड ए पार्ट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करना है। फिर दूसरे पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है, तो ये सब अभी किया था हम लोगों ने, इस टाइप की चीज़ें। तो पी ए डैश बाई बी डैश आपको पता करना है। और कोई पार्ट है क्या, लेट मी चेक, ओनली 2 पार्ट्स आर देयर। अब आप अपना दिमाग लगा दें बच्चों, अब आप अपना दिमाग लगा दें बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पी ए है आपके पास, पी ए इज़ 0.3, तो पी ए बार इज़ हाउ मच, 0.7, पी बी बार है, पी बी बार इज़ 0.4, तो पी बी कितना होगा बोलो बच्चों, बोलो, आज बोल ही दो, 0.6 है। तो पी ए 0.3 है, पी ए बार 0.7 है, पी बी बार बच्चों 0.4 है, तो पी बी जो है आपका 0.6 है। अब कुछ बातें यहाँ पर जो नहीं नज़र आ रही हैं अपने को, जो होनी चाहिए, वो है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वगैरह कैसे आएगा। तो ऑब्वियसली ये पहले 2 डेटा से तो नहीं आ सकता है, तो ये जो तीसरा डेटा है इसके पास ज़रूर कुछ ऐसा छिपा रखा है बच्चों, जो हमें ज़रूर मदद करेगा इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। ट्रीट मैथ्स एज अ गेम बच्चों, यू आर गोइंग टू एंजॉय बच्चों, ए डैश बाई बी, ठीक है। तो अब आप इस गेम में देखेंगे कि इसका मीनिंग हमें पता है कि ये कुछ नहीं तो ये होता है, ठीक है भाई, ये होता है तो होने दो। तो ये वैल्यू पता है अपने को, तो बस हो गया, क्योंकि हमें पता है कि दिस कैन बी रिटन एज वॉट, पी, अभी मैं रटा नहीं रहता मुझको भैया, डायग्राम बनाते हैं हम। तो एक जो कि बी में हो और ए में नहीं हो, अभी तो किया था, जो कि बी में हो पर ए में नहीं हो, तो कैसे लिखा था, पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सो दैट इज़ नथिंग बट 1 माइनस, ये पता करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी, और पी बी की इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज़ 0.6, और इधर वाली इंफॉर्मेशन तो आपको मिली ही हुई है। तो अब बताइए कि ये होगा कि नहीं। आ चुका है आंसर आपका, 0.5 6 30, तो 0.3 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर भेज दो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1 माइनस 0.3 विच इज़ 0.7। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 0.7। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग बच्चों, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, पी ए बार बाई बी बार, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यू ऑलरेडी नो कि क्या होने वाला है यहाँ पर, आई नो क्या होने वाला है यहाँ पर, दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार अपॉन पी ऑफ बी का बार, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी बी का बार। अब ए यूनियन बी निकाल चुके हैं क्या हम लोग, नहीं, तो कोई बात नहीं, 1 माइनस पे अलग अलग निकालिए, पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बार। तो कर लीजिए जल्दी से सब,
तो यहाँ पर 1 माइनस और पी ए की वैल्यू बताते रहना बच्चों 0.3 है, पी बी की वैल्यू बताते रहना बच्चों क्या है 0.6, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताते रहना बच्चों क्या है 0.7 और पी बी बार की वैल्यू बताते रहना बच्चों क्या है, पी बी बार वॉज गिवन एज 0.4। तो यहाँ पे देखिए 0.9 में से 0.7 हटाओगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.2, तो 1 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड दैट्स कमिंग एज समथिंग वेरी बैड। तो 2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। 1 माइनस 0 पॉइंट्स ये ए इंटरसेक्शन बी ये कहाँ था 0.7 कहाँ था यार, कुछ भी। पी ए इंटरसेक्शन बी वॉज वॉट, पी ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड लेट मी सी, समथिंग हो गया भाई, समथिंग हो गया भाई। पी बी कितना था यार, पी बी नीचे क्या था पी बी, तो 1 माइनस, अरे यार रुक जा गलत हो गया ना। ये पी बी है ना, जब मैंने पूरे में भेज दिया तो फिर हाउ कैन आई डिवाइड इट ना, तो हियर इट विल बी पी बी। तो पी बी की वैल्यू कितनी थी, पी बी की वैल्यू कितनी थी, बोलो 0.6, तो यहाँ लिखो 0.6। तो यहाँ पर अब आप तो ये हो गया आपका पी ए बार बी इज इक्वल टू 0.6, 5 6 3, तो ये है 0.3। तो ये पकड़ में कैसे आई है, ये गलतियाँ कैसे पकड़ में आई, क्योंकि वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी थोड़ी नहीं हो सकती है ना। तो ये हमको यहाँ पर 0.3 चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखा अभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती तो 2 पार्ट दोनों पार्ट गलत हो रहे होते। ठीक है, तो अब समझ देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया था आपको। तो कैलकुलेशन कितना बड़ा घोटाला कर सकता है बच्चों। कल ही हमने जो अपने दूसरा चैनल है उस पर डाला है बच्चों कि किस तरीके से आप अपनी रैंक बहुत हाई कर सकते, कैसे आप बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते एग्ज़ामिनेशन में, उसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से आपको बताया गया है। और आप इज्जत के साथ उसको देखेंगे ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर बच्चों फ़ायदा होगा, ये बात समझ लीजिए, बात अगर आपने मान ली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पी ए इज़ इक्वल टू 0.4, पी बी जो है वो 0.8 है, और जो पी ए बार बाई बी बार है बच्चों वो आपका 0.1 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चों, पी ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार, ये निकालना है बच्चों। अब ये एक अच्छा सवाल आ गया आपके सामने, इसका यूनियन इसके साथ, इसका यूनियन इसके साथ कैसे निकलेगा। तो यूनियन वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो लेकिन आएगा कैसे, तो यहाँ शुरू करते बच्चों। जो गिवन इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा डर लग रहा है क्वेश्चन को देख के ना, तो डरना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है, तो डरने बस कोशिश करते जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे बोल दीजिए आज, पी बी डैश, ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, तो कुछ तो यहाँ से अपने को मिलेगा ही। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हाउ दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो पी बी डैश इज हाउ मच, दैट इज 0.2, क्योंकि 0.8 जो है वो पी बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
और इसकी वैल्यू है 0.1। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.2 अब ये जो है ये आप जानते हो क्या होता है, ए यूनियन बी का बार, तो 1 माइनस, अब कितने बार बताऊँ मैं, 0.1 इंटू 0.2 इज 0.02। अब इसको इधर भेज दो भाई दोस्तों, तो P ऑफ ए यूनियन बी इज 0.98। तो ये 0.98 आ चुका है P ऑफ ए यूनियन बी। अब ये आप देखिएगा कि ये जो निकालना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ चुका है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन B भी आप निकाल सकते हो। अब PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, तो 1.2 में से 0.98 दैट इज़ 0.14। अरे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया बच्चों, PA प्लस PB माइनस PA ऑफ ए इंटरसेक्शन B। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब कुछ कुछ कर पाएंगे हम लोग। अब बहुत ज़्यादा आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। तो पहला है PA बार इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार, फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन बार B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन बार B। तो ये हो गया A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बार। ये चीज़ करनी है यहाँ पर। वो क्या है ये, व्हाट इज दिस? ए इंटरसेक्शन बी जो आया वो इतना आया, .98। ये सही आया था। ए इंटरसेक्शन बी बताओ 0.98 1। अरे 2, ये मन में जो निकाल लिया ना ये गलत हो गया भाई, एक बार सही कर लो। PA प्लस PB माइनस P ऑफ ए यूनियन B है ना। तो PA प्लस PB कितना हो गया भाई, 1.2 ना, 0.9, तो 0.22 है। सो दिस थिंग इज 0.22। अब हमें ये पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। तो ये क्या है, जो B में है पर A में नहीं, तो जो B में है पर A में नहीं, तो PA इंटरसेक्शन B में से आपको A वाला पोर्शन घटाना है। ऐसे आओ यहाँ पर, A में जो नहीं है B में, तो B में से आपको इंटरसेक्शन B घटाना है। PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और इसमें क्या करना है आपको, A में से P ऑफ A इंटरसेक्शन B घटाना है। और इसको अभी रहने दो भैया, अभी देखेंगे क्या चीज़ है। इसको कुछ T मान लिया मैंने, अभी इसी पे फोकस करते हैं दोस्तों। PA प्लस PB माइनस ये क्या है, ये है P ऑफ A यूनियन B और ये है P ऑफ A इंटरसेक्शन। दोनों की वैल्यू निकली हुई है हमने, इसीलिए ऐसे लिख दिया है। A यूनियन B 0.98 और A इंटरसेक्शन B इज़ 0.22 और माइनस T, और जो निकालना है उसको A क्या बोल देते हैं, उसको कुछ K बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 2 6 9 2, तो 0.76 माइनस T। तो जो निकालना है वो T के भरोसे अब बचा हुआ है, ठीक है। वी विल हैव टू सी कि ये क्या चीज़ है।
ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन शायद बी बार भी है ना, यही है। देखो ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बार। अब देखना ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। टी वाले पोर्शन पहले बना लो। तो जो ए में नहीं है, तो जो ए में नहीं है, ठीक है भाई, जो बी में भी नहीं है, यहाँ से देखो, जो ए में नहीं है, जो बी में नहीं है, जो ए में भी नहीं है, जो बी में भी नहीं है, तो वो सब यहाँ है। जो ए में भी नहीं है, ए बार में भी नहीं है, ए बार में है। रुको रुको रुको, बताते रुको, ढंग से ढंग से ढंग से। ये कह रहा है ए बार पता करो, तो हमने ये ए बार पता कर लिया, ठीक है, सब है ए बार में, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये ए बार हमने बनाया, ए बार, ये कह रहा है ए ले लो इसके साथ इंटरसेक्शन, तो नल आ गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको फाई देता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको, भाई बी और बी बार में कुछ कॉमन है क्या, फाई, तो ये पूरा फाई है बच्चों, तो ये जीरो है। तो यानी टी जो है, टी इज़ जीरो, टी इज़ जीरो। समझ में आया, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जो आंसर है दैट इज 0.76 माइनस जीरो, विच इज़ नथिंग बट 0.76, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट तो कह रहे कि फाइंड पी ए बाई बी इफ, पी ए बाई बी इफ फर्स्ट बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये बी है, ये ए, बी सबसेट ऑफ ए, तो ये निकालना है आपको। तो सोचिए आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ए बाई बी निकालना है अगर, तो उसका मीनिंग तो यही होता है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो बी है, तो ऊपर तो बी आ जाएगा और नीचे भी बी आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। बी के होने के बाद ए की संभावना इज 1, अगर वो इसके अंदर ही है, बी जो है वो ए के अंदर ही है, तो फिर तो भाई बड़ा तो यही हो गया, जो टोटल वाला ही है, टोटल ही फेवरेबल है, तो 1 ही आएगा ना। अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट तो 0 होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 0, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं होगा भाई। एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप जब ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे आप पी ऑफ बी, तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्योंकि फाई है तो वो 0 होगा, तो 0 बाई पी बी कितना हो जाएगा, 0। दैट इज़ योर आंसर, that is your answer. Next, a die is thrown, a die is thrown, a die is thrown, ठीक है। event E1 prime number appears, event E1 prime number appears, prime number appears, event E1 prime number appears, event E2 divisors of 12 appears, divisors of 12 appears, find पहला पार्ट P of E1 by E2 एंड सेकेंड है
P बाई E2/E1। तो देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरा प्योर अंडरस्टैंडिंग से और एक जो अपना फॉर्मूला काम कर रहा है उससे। तो देखिए कह रहे कि प्राइम नंबर अपीयर हुआ, तो इवेंट E1 में प्राइम नंबर कौन से भैया, 2 3 5, 3 ही है। E2 इवेंट में डिवीजर्स ऑफ 12 अपीयर्स, डिवीजर्स ऑफ 12 ना, तो डिवीज़र ऑफ 12 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, उसके अंदर 5 नहीं है, 6 भी है। तो ये सारे आपके डिवीज़र ऑफ 12 अपीयर्स। अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि भाई आप PE1/E2 निकालो, तो उसका फॉर्मूला हमसे कहता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E2 निकालो। P ऑफ E2 तो 5/6 है, क्योंकि 5 है फेवरेबल और टोटल 6 होते हैं, पता ही आपको ये बात। इन दोनों में कॉमन 2 3 है बस, तो 2/6 तो 6 कैंसिल, तो दिस इज़ 2/5। तो P ऑफ E1/E2 इज़ 2/5। ऑसम। अब अगर हम ये सोचे कि E2 हो चुका है, E2 हो चुका है बच्चों, तो टोटल कितने हो गए नीचे 5, क्योंकि जो भी होना है अब इसी में होना है, क्योंकि इतने ही है हमारे पास। E2 हो चुका है तो ये 5 ही इवेंट है हमारे पास। फिर उसमें से E1 होने की क्या संभावना है, तो E1 के साथ यही इवन वाले एलिमेंट आपके पास हैं 2, तो इसलिए आंसर 2। तो समझे, ये आपके डिफिनीशन से आ गया ये वाला, और ये अंडरस्टैंडिंग से आपकी इसको पूरा सेट मान के टोटल इवेंट वाला, और उसमें से कितना फेवरेबल है, तो वो 2 3 फेवरेबल है, दैट इज़ 2, तो ये 2/5। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। तो क्या अब आप बताइए मेरे दोस्तों, क्या आप P ऑफ E2/E1 भी कर सकते हैं? क्या आप P ऑफ E2/E1 भी कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E1, E1 इंटरसेक्शन E2 शायद 2/6 ही है, कॉमन तो 2 ही है, तो 2/6। E1 कितना आया था, E1 इज़ 3/6, तो ये 3/6, तो दिस इज़ नथिंग बट 2/3। अब ये हो चुका है, P2/E1 हो चुका। अब दूसरी तरीके से कैसे, पहले आपका टोटल इवेंट्स इवन वाले हो गए, तो E1 में कितने भाई, 3 है, 3 नीचे, और E2 इसके बाद E2 के होने की संभावना है, तो E2 में तो 1 2 3 4 6 हैं, तो लेकिन उसमें से कॉमन केवल 2 3 है, तो दैट इज़ 2। तो ये आपका डिफिनीशन एज वेल एज फॉर्मूले दोनों से हम लोगों ने इसको करके दिखाया है। ठीक है, तो करेक्ट है भाई, करेक्ट है बोल दो। तो दो दो तरीके से आपने कर लिया भाई, कर लिया, बोलो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 1 2 देख लो मैं कितने करेंगे अभी, 3 4, और फिर कल हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट बच्चों टॉपिक्स होते हैं, तो आप इनको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, और बहुत आसान भी आप देख रहे होगे कि अभी तक यू आर फाइंडिंग इजी। तो टू ब्रदर्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, टू ब्रदर्स आर स्पोर्ट persons, find probability that both brothers are cricketer both brothers are cricketer,
ठीक है, क्रिकेट तो लिखो, फिर टर्न ना। सो टू ब्रदर्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा गिवन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ब्रदर्स आर क्रिकेटर्स इफ इट इज गिवन दैट, if it is given that elder brother is cricketer, अगर एल्डर ब्रदर क्रिकेटर है तो दोनों ब्रदर क्रिकेटर हों, इस बात की क्या संभावना है? ठीक है भाई, तो अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ दिया है नहीं, कुछ दिया है नहीं बहुआ, अब कैसे करोगे बोलो, कुछ भी नहीं दिया है, कोई डेटा ही नहीं दिया, कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पर मान लीजिए दो लोग हैं B1 B2, ये एल्डर है और ये यंगर है, ठीक है, तो B1 एल्डर है और B2 यंगर है, बोलो तो अब क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि एल्डर क्रिकेटर हो और यंगर क्रिकेटर हो, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट एल्डर इज क्रिकेटर, तो ये क्रिकेटर है ही है, तो अब संभावना ये है कि ये क्रिकेटर, ये क्रिकेटर, ये क्रिकेटर, ये नॉन क्रिकेटर। तो अब आपसे पूछा जाए, वैसे तो चार संभावनाएं यहाँ थी, क्रिकेटर क्रिकेटर क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर नॉन क्रिकेटर क्रिकेटर, और नॉन क्रिकेटर नॉन क्रिकेटर, चार संभावनाएं हैं इसमें। पूरी संभावनाएं जो हैं, या तो आप क्रिकेटर हो सकते हैं, आप नॉन क्रिकेटर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आखिर पता कैसे चल रहा है? लैंग्वेज से। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ब्रदर्स आर क्रिकेटर, बोथ ब्रदर्स आर क्रिकेटर, ये वाला चाहिए अपने को प्रोबेबिलिटी। इफ इट इज गिवन दैट एल्डर ब्रदर इज क्रिकेटर, तो टोटल जो है आपके पास वो दो ही हैं, तो B1 B2 अपॉन B1 है, समझो ये कि गिवन दैट B1 इज क्रिकेटर तो B2 क्रिकेटर हो जाए। तो देखिए कि आपके पास टोटल कंडीशंस क्या, क्रिकेटर 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 नॉन क्रिकेटर, बिकॉज इट इज गिवन B1 इज ऑलरेडी क्रिकेटर, तो दो हैं। इसमें से आपकी फेवरेबल वाली कौन सी है बोलो? 1, तो 1/2। तो कौन सी है बच्चों? तो 1/2 है, 1/2 है, 100% सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग 5 white, in a bag 5 white and 3 red balls, 3 red balls are placed, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, one by one, without replacement, without replacement, even on first turn, it is wide ball, on first turn it is wide ball। E2 क्या है भाई? on second turn it is, बोल दो बच्चों, रेड बॉल। फाइंड PE2 by E1। तो पहले टर्न में इट इज वाइड बॉल, सेकेंड टर्म में इट इज रेड बॉल, यू हैव टू फाइंड E2 by E1, you have to find E2 by E1। तो on first turn it is wide ball, on second turn it is red ball, find P2 by E1। तो बैग में 5 वाइट और 3 रेड बॉल है, चलिए करते हैं हम लोग। तो पहले बैग बना लो भाई, 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स।
तो 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया, 2 बॉल्स को एक बार में नहीं निकाला है, तो एक बार में ही निकाल सकते हो ना भाई, रिप्लेस करते तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक निकल गई। ऑन फर्स्ट टर्न इवेंट ये है कि इट इज़ वाइट बॉल, तो पहले टर्न में वाइट आए, इसकी क्या संभावना है, पी वाइट, दैट इज़ 5/8, यही तो होगी भाई, 5 थी और ये टोटल में 8 थी। ऑन सेकेंड टर्न इट इज़ रेड बॉल, सेकेंड टर्न पे रेड आए, इसकी क्या संभावना है, तो देखो भैया रेड आने के 2 केस हो सकते हैं, वाइट रेड या रेड रेड, यही तो हो सकते संभावना है, बोलो भाई, पहले वाइट आए फिर रेड आए या पहले रेड आए फिर रेड आए, इसके सिवा तो आई डोंट थिंक कि कोई और चांस है। तो पहले वाइट आए फिर रेड आए, तो पहले वाइट आने की क्या संभावना बताओ, बताया अभी 5/8, और फिर रेड आए तो 3/7, पहले 3/8 फिर 2/7, ये दोनों ऐड कर लो, तो 8 7 56, क्योंकि भाई ये 2 केसेस बन रहे हैं तो इनका ऐड करना पड़ेगा, 15 और 6 21/56, बोलो भैया 21/56, अगर ये बोला जाए कि ऑन सेकेंड टर्न इट इज़ रेड बॉल, तो ये 21/56 होगा, ये चीज़ केवल, लेकिन ये इवेंट है, E2 इवेंट है, हमें निकालना नहीं है इवेंट E2 की क्या प्रोबेबिलिटी, हमें तो कुछ और ही निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि P ऑफ E2 बाई E1, ये निकालना है कि E1 हो चुका हो तो फिर E2 की होने की क्या संभावना है, जिसको हम लोग कैसे कहते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E1, तो E1 होने की संभावना तो हम लोगों ने कर ही ली थी, क्या थी 5/8, कि पहली बार में वाइट आए, अब पहली वाइट आए और दूसरी रेड आए, ये चीज़ ना, तो पहली वाइट आए तो दैट इज़ 5/8 और दूसरी रेड आए, यही वाली है भाई, यही वाली केस है, वाइट और रेड वाली है ना, तो ये 3/7 इंटू 3/7, तो 5/8 तो कॉमन ही है भाई, 5/8 तो कॉमन ही है, तो ये 3/7 इज़ योर आंसर, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते कि हमारे पास 8 बॉल थी, ये कह रहे कि वाइट निकल गई है, वाइट निकल गई है, तो फिर कितनी जो है आपके पास मतलब रेड निकले अगली बार, तो भाई जब वाइट निकल गई है तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी बची, 7, उसमें से रेड अभी कितनी बची हैं, 3, तो आप डायरेक्ट बचो, डायरेक्ट भी कर सकते हो बाई अंडरस्टैंडिंग, ये हम लोगों ने फॉर्मूले से किया, ये हम लोगों ने डायरेक्ट किया, जो डायरेक्ट, ठीक है। एक और इसी खुशी में, तो 2 डाइज आर थ्रोन बच्चों, 2 डाइज आर थ्रोन, such that number 5 always appears on first die, find probability that sum of number is 9, that sum of number is 9, find probability that sum of number is 9, तो 2 डाइस थ्रो की जाती हैं और 5 हमेशा अपीयर करती है पहले डाई पे, तो आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ नंबर क्या है, 9 है बच्चों। तो बहुत ही आसान है बच्चों,
टोटल 36 केस होते हैं। 5 आने के बाद 9 आए, 5 आने के बाद बहुत कुछ हो सकता है, 5 आने के बाद 6 केसेस हो सकते हैं, 5 6 तक, लेकिन 9 आए इसकी क्या संभावना है? 5 पहले में आ चुका तो एक ही संभावना है, तो क्या 1/6 इसका आंसर है? ऑब्वियसली भाई 1/6 इसका आंसर है, क्योंकि 5 4 और टोटल कितने केसेस हुए? यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। लेकिन इस बात की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी की 9 आए सम, तो वो तभी आएगा जब फेवरेबल वाला 5,4 हो। तो एकदम समझदारी के साथ आप कर सकते बच्चों। अब आखिरी सवाल की तरफ भागते हुए हम लोग बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लैरिटी आ गई होगी आपको, क्लैरिटी आना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको होमवर्क वगैरह बच्चों नहीं लगाना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 12th क्लास, बहुत बढ़िया, 12 क्लास की बच्चों बात हो रही है, तुम भी 12वें में हो ना। 30% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या होगा? हर बार कोरोना नहीं बचाएगा ना। तो इन 12th क्लास 30% स्टूडेंट्स आर फेल्ड। किसमें? सब में नहीं, मैथ में। मैथ बहुत जानलेवा है। फिर 20% फेल्ड इन फिजिक्स। अब लो ये अगला जानलेवा सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स। एंड ये लो और ख़तरनाक, एंड 10% फेल इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। दोनों में उनका गोल आया, गोल गोल गोल। 10% फेल इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है। अ स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली, अ स्टूडेंट इज chosen randomly, a student is chosen randomly. Find probability, find probability, find probability that he failed in maths, that he failed in maths if he had already failed in, if he had already failed in, सब तो दिया यार, failed in physics। तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। अगर वो पहले फिजिक्स में फेल हो चुका है, फिजिक्स निपट चुकी है, तो मैथ में भी फेल हुआ है, ये पूछ रहे हैं। तो दोनों में फेल अपॉन फिजिक्स में फेल, तो भैया दोनों में फेल तो 10% है ना, 10/100, और फिजिक्स में फेल की कहानी है 20/100। तो भैया आधी संभावना है कि आप फेल हुए हो, फिजिक्स में फेल हो के मैथ में फेल हुए, इस बात की आधी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो नमस्कारम, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आप लोग इतना पढ़े, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जुड़े रहे। तो जज्बा है आपके अंदर, इस जज्बे को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और चीज़ों को ख़त्म करते रहें, एक अच्छे लेवल तक हम पहुँचेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि कितना आसान है, ये आपने समझा होगा। नाम में नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब था बच्चों। इसी तरीके से अब एक नया टॉपिक आएगा कल आपके सामने, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स बच्चों। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उससे भी एग्जामिनेशन में सब बहुत ईजी होता है। चलिए बच्चों, बस आपको समझने की ज़रूरत है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।